guys, welcome to my channel Spread Studies. So today we will discuss a new chapter of business law. So let's get started. So जैसे आप देख सकते हो पहला चैप्टर डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले इस चैप्टर में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास हुआ था 1 सितंबर 1972 में। क्यों पास हुआ था? क्योंकि इसको मतलब रिड्यूस करने के लिए बर्डन, ठीक है। उसके बाद फिर 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट पास हुआ था टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ पार्टनरशिप रूल, एंड देन एट लास्ट पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन पार्टनरशिप रूल 1932। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि क्रिएट और डिफाइन करता है सच ऑब्लिगेशंस, सच रूल्स बिटवीन टू पार्टीज़, ठीक है। दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट तब कहलाता है जब कि वो क्रिएट कर रहा है और डिफ़ाइन कर रहा है ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। और एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट को मेनली एग्रीमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट वो होता है मेनली देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर एक बंदा दूसरे बंदे से प्रॉमिस कर रहा है और उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है इन रिटर्न, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली एग्रीमेंट इज़ द ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और प्रॉमिस क्या होता है? एवरी प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस, ठीक है। अभी मैं एक प्रपोजल तुमको रखी और तुमने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो उसको प्रॉमिस बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लीगली अप्लाई होना चाहिए। ऑब्लिगेशन मीन्स रूल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्लिगेशन दिया है ना, तो ये क्या है? क्रिएट और डिफाइन करता है एक ऐसी मतलब ऑब्लिगेशन, लीगल रूल्स बिटवीन टू पार्टीज, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखो सो गाइस, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट की। तो पहले ही होती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या है? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम बाय द अदर पार्टी। एक पार्टी और दूसरे पार्टी के बीच में लॉफुल एक्सेप्टेंस और ऑफर होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंडली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि जब दोनों पार्टीज़ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन लोग को एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना है, ठीक है। और सोशल और डोमेस्टिक नेचर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं वो इसमें लीगल रिलेशन में नहीं आते हैं। और लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का मतलब होता है। तो ये अकॉर्डिंगली होना चाहिए, मतलब एज़ पर लॉ होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। उसके बाद एट लास्ट कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी ये मतलब एग्रीमेंट में ये डिनोट करता है कि एक पार्टी का मतलब एक पार्टी कितना कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट आता है फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न देखो, फ्री कंसर्न मीन्स पार्टीज मस्ट हैव एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सारे पार्टी को एक चीज़ मतलब जो भी पर्टिकुलर चीज़ वो बोल रहा है सेम सेंस में समझना है, सेम टाइम में, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब जो भी पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इट मस्ट बी लॉफुल। फिर कंटिन्यूटी ऑफ मीनिंग मतलब कि इसका मतलब यही होता है ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सडन और वॉइड। जो भी एग्रीमेंट हम लोग बना रहे हैं अगर वो कैपेबल नहीं है कि जिस बेसिस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किए हो जिस चीज़ को बनाने के लिए वो पॉसिबल होना चाहिए, मतलब वो लीगली पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो कोई मतलब नहीं है। और नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल 9 पॉइंट है। और नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल का मतलब यही होता है कि जो भी एग्रीमेंट है वो इस बेसिस पे मत बनाओ कि वो वॉइड हो जाए, इलीगल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट लीगल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में क्या है कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो आप एज़ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से जाओ, जैसे राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड वेन एवर यू गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये 10 एसेंशियल चीज़ को आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 बेसिस पे है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी, जिसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल
कॉन्ट्रैक्ट, अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है और विच फॉलोज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। मतलब कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होता है लेकिन वो बाद में वॉइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मतलब आप समझ लो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि आप मतलब वो पॉसिबल है, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट वो इम्पॉसिबल बन जाता है ड्यू टू सम इवेंट, ठीक है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि एनफोर्सेबल नहीं होता है लॉ में, ठीक है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर। देखो इसमें क्या है कि एक या उससे ज़्यादा बंदा मतलब कि इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन सारे के वजह अगर सारे ऐसे करने लगेंगे तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें नहीं हो पाएगा। और जिसमें कि एब्सेंस ऑफ स्टैम्प है, प्रॉपर राइटिंग में नहीं है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल। और इलीगल एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लॉ उसको कभी भी एग्री नहीं करेगा, ठीक है, वो अगेंस्ट चले जाता है पॉलिसी ऑफ लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग ले सकते हो। फिर इसका सेकेंड आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में आते हैं यहाँ तुम्हारे 2 टाइप, मतलब कि समझ लो टोटल आते हैं 5 टाइप के, ठीक है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंस्ट्रक्टिव, ई कॉम और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वर्ड में होना चाहिए, रिटर्न में मतलब बोलने में होना चाहिए, ठीक है। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इन वर्ड नहीं होना चाहिए लेकिन उसका एग्जिस्टेंस कैन बी स्मेल्ड आउट बाय द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज़ नो इंटेंशन ऑन आइदर साइड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोनों पार्टीज़ या फिर मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हैं उसके तरफ से और जो पार्टीज़ होते हैं उसके तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, ये मतलब ये आता है तुम्हारा लॉ इम्पोज करता है ये कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। राइट्स और ऑब्लिगेशन जो भी अराइज होता है वो पार्टीज़ के बीच में नहीं होता है बट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि थ्रू इंटरनेट करते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्सन क्रिएट नेटवर्क विच आर लिंक टू अदर नेटवर्क थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। और लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो एक बिजनेस फॉर्म को एक दिन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है, तो अब सारे बिजनेस के लिए अलग अलग मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी में ड्राफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे एयरपोर्ट अथॉरिटी में प्रिंट वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन इन टाइम टेबल, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये लास्ट है 3 ही बेसिस पे होते हैं, वैलिडिटी एज पर, इन्फोर्सिबिलिटी, फिर परफॉर्मेंस, फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है? सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि दोनों पार्टीज़ अपना परफॉर्मेंस और उसके जितने भी ऑब्लिगेशन होते हैं उसको पूरा करते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो लोग अभी तक कॉन्ट्रैक्ट किए नहीं है, उन लोग को अभी परफॉर्म करना बाकी है, ठीक है। आइदर होली करें या तो पार्शियली, और वन और बोथ ऑफ द पार्टीज हैव येट टू परफॉर्म, किए नहीं अभी करना है उन लोग को, ठीक है। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में भी 2 टाइप के आते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब वही होता है कि इट इज़ वन इन विच अ प्रॉमिस ऑन वन साइड इज़ एक्सचेंज फॉर एन एक्ट ऑफ द अदर साइड। एक जो प्रॉमिस होता है वो एक एक्ट के अनदर एक्ट के वजह से होता है, ठीक है। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ प्रॉमिस ऑन वन साइड इज़ एक्सचेंज फॉर अ प्रॉमिस ऑन द अदर साइड ऑफ पार्टी। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जहाँ पे एक प्रॉमिस दूसरे पार्टी के अलग साइड में के लिए किया जाता है, ठीक है। और डिस्चार्ज इज ऑब्लिगेशन आइदर बिफोर और एट टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
अब इसमें देखो आखिरी पार्ट यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंग्लिश लॉ। बेसिकली ये आता नहीं है पर इसके बारे में जान लो। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इंग्लैंड में ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इंडियन में क्या है, ये रिकॉग्नाइज इंडिया में भी नहीं होता है, लेकिन कंसिडरेशन इज़ नॉट एसेंशियल इन सच कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला। तो इसमें दो चीज़ आते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है और एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? दिस आर द जजमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन। जजमेंट और रिकॉग्नाइजेशन है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट रखता है। क्यों रखते हैं? फॉर द एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट इन विच द प्रोसीड आर ब्रॉड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा तो वेन एवर इट इज़ नीडेड दे कैन प्रोसीड टू ब्रॉड, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील क्या होता है? दिस आर द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट बाय अ सील डॉक्यूमेंट। एक सील डॉक्यूमेंट की वजह से क्रिएट होता है, ये बेसिकली एक डीड होता है, ठीक है। सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एग्जीक्यूटेड विथ सर्टन फॉर्मेलिटीज़। सम मतलब कि सर्टन फॉर्मेलिटीज़ के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। और द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट ऑन इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी साइन सील्ड एंड डिलीवर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट किसको किसको डिलीवर हो? कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के बना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील के अंडर आता है। अगर वो एक कंपनी बना रहे हैं तो भी आएगा। अगर वो लीज रिलेटेड टू लैंड फॉर मोर देन 3 years, अगर एक लैंड है 3 साल के लिए लिस्टेड है तो वो भी आएगा। कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ ब्रिटिश शिप्स और एनी शेयर्स देयर इन होगा तो उसमें भी आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये इसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ का सेकेंड पार्ट है। इसमें नॉर्मल देखो, कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट फॉर्म्ड आर नोन एज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। दिस ऑल्सो कॉल्ड पैरोल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तुम्हारा फिलहाल में आ सकता है, ठीक है, कि मतलब ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को और क्या बोलते हैं? तो पैरोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दे मे बी इन राइटिंग और मेड ओरली, या तो रिटर्न में हो सकता है या तो ओरली हो सकता है। दे मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और ऑल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ये जितने भी देखो, ये वाला जो नॉर्मली फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तुम्हारा कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करता था, लेकिन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन को इंक्लूड करता था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक my video then do subscribe and drop a comment. Thank you.